नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम हाजिर हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह जी के पास, जो कि प्रिंसिपल हैं SDTB खालसा कॉलेज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और ड्यू की एडमिशन कमेटी के सीनियर मेंबर हैं। पहला सवाल सर बच्चों का ये है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। हर वर्ष की तरह इस बार भी आपने CUET और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स को लेकर प्रोसेस शुरू किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने कॉलेज की तरफ से, अपने सभी प्रिंसिपल साथियों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से और यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप देते हो वो बहुत यूज़फुल होती है। और कई बार जो है हमें खुद भी लिंक्स पता नहीं होते कि कैसे इनको एक्टिवेट करना है, किस तरीके से फॉलो करना है। तो ये जो इंटरेक्शंस आप करवाते हो हमारे बच्चों के साथ, उनकी खास करके समस्याओं को लेके, तो इससे हम भी उन प्रॉब्लम्स से अवगत होते हैं और उनका कोई ना कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी सर जो है वो 14 जून से CSAS पोर्टल के एक्टिव होने के बाद पहले दिन से सवाल आने से शुरू हो गया और सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहा है वो ये है कि CUT के फॉर्म में जो है वो सरनेम भरने में बहुत से स्टूडेंट्स ने गलती की है। किसी ने अपने मदर का या फादर का नाम शॉर्ट लिख दिया और टाइटल नहीं लगाया। तो क्या CSAS पोर्टल पे भी सर जो है वो उनको भरने में दिक्कत आएगी? नहीं, वैसे तो ये जो है इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पर बच्चों को सबसे पहले तो यही चाहिए कि उनको थोड़ा ध्यान से जो है अपना अटेंटिव होके अपनी इन्फॉर्मेशन दें। और करेक्शन के लिए भी एक ग्रीवेंस कमेटी हमारी कॉलेज में भी बनी होती है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी है। आप अपना ग्रीवेंस लेके दो, एडमिशन कमेटी इसका कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर ढूंढेगी। हो सकता है कि कहीं हम करेक्शन का मैकेनिज़्म भी इसमें सुजेस्ट करें। वो सभी जो है वो एडमिशन कमेटी के, एडमिशन्स के जो डीन हैं हमारे प्रोफेसर हरनीत कौर, वो इसको देखेंगे। सुजेशंस आप अपना लिख के भेज सकते हो। सर जो ये पहला फेज़ है CSAS का, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ये जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ हम हर साल बच्चों को ये कहते हैं कि आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड या बशर्ते कि आपकी वो सारी कंडीशंस पूरी होती हैं जो उस कॉलेज की मेरिट के हिसाब से तय होंगी। पहले तो बात ये है कि CUET में जो हमने सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन चूज़ करके एंट्रेंस टेस्ट दिया है, उसके ऊपर इसकी मेरिट बनेगी। और बेसिक एलिजिबिलिटी तो खाली पास है, तो मगर जब उसकी मेरिट बनेगी तो अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक जो भी उस कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी मेरिट बनने के बाद वो नेक्स्ट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जहाँ भी उनका कॉलेज, जिस भी कॉलेज में नाम आएगा, वो तो अभी थोड़ी देर की बात है, पर मुझे लगता है कि यहाँ बच्चों को अपने कोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन, जो उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली जो है वो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। CUET के टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होते ही वो एक्सेसिबिलिटी ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास आ जाती है पूरे देश में, क्योंकि वो जब टेस्ट NTA से वो होता है तो हमारा जो एडमिशन पोर्टल है उनके साथ लिंक्ड है। पर फिर भी जब बच्चे कोई भी कम्बिनेशन चूज़ करें तो वो ये देखें क्या उन्होंने ठीक कम्बिनेशन चूज़ किया है। ऐसा ना हो कि फ़िज़िक्स में बच्चे ने पढ़ा है तो वो लाइफ साइंसेस का कोर्स कर रहा है, तो लाइफ साइंस में हो सकता है कि उसकी एलिजिबिलिटी, मगर हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं क्योंकि बहुत बार ये सब बाद में देखने में आया कि बच्चों ने कोर्स को जो है वो प्रेफरेंस नहीं दी हुई, या उनकी कट ऑफ जो है उसमें नहीं आ रही, तो उनमें कन्फ्यूजन आ जाती है। तो जितने कोर्सेज हैं जिनमें भी उनकी एलिजिबिलिटी बनती है वो तो ऑटोमेटिकली है ही। तो मैं तो सभी कॉलेजेस के लिए जहाँ भी बच्चे को एडमिशन मिले, हर बार हम ये एडवाइस करते हैं कि आप मैक्सिमम कॉलेजेस को ऑप्ट करो, और ये मत सोचो जब आपका पहली बार एडमिशन हो जाएगा कि आपको आगे सीट नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर तो, पिछले साल तो पहला वर्ष था, इसलिए बहुत सारे बच्चों को CUET के बारे में पता नहीं था, पर इस बार काफ़ी पहले से NTA ने अनाउंस किया था। बड़े सिस्टमेटिकली उनके एंट्रेंस भी हो रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी, जनरल जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी, लैंग्वेजेस को लेके भी NTA ने काफ़ी मेहनत की है, तो बच्चों को भी उतनी ही सीरियसनेस से इसको देखना चाहिए। सर कुछ क्वेरीज जो हैं वो ECA और स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन को लेकर है। जैसे मान लीजिए सर स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो खेले हुए
स्टूडेंट्स हैं जो DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या सर उनको भी ट्रायल देना होगा? नहीं, जो हमारे इन्होंने हमारी जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल करती है। जैसे कोई कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला है या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में किसी ने खेला है या एशियन गेम्स है या ओलंपिक्स, इस किस्म की इंटरनेशनल गेम्स हैं, तो उनमें तो ऑटोमेटिकली बच्चे का एडमिशन जो है खाली उसकी क्यूट की रिक्वायरमेंट है CUET की कि उसका एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। बाकी इनकी स्टैंडर्डाइजेशन के बाद हम उसको कुछ नहीं करते हैं, वो बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन की कैटेगरी में वो आ जाता है। मगर बाकी जो हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे खेला है या नेशनल लेवल पे खेला है, तो वो बच्चों की जो है उनको मार्क्स दिए गए हैं और उनकी ग्रेडेशन होती है। तो उसके हिसाब से ये जितनी भी सुपरन्यूमरी सीट्स हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं या स्पोर्ट्स की हैं, उस हिसाब से की जाती हैं। मैं आपके माध्यम से अपने प्रिंसिपल साथियों को भी और एडमिशन कमेटी के जो मेंबर्स हैं कॉलेज लेवल पे, उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि जो एडमिशन कमेटी यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने अपना डिसीजन को रिवाइज़ किया है और इस हमारा क्योंकि 5% का ये सुपरन्यूमरी कोटा होता है, तो इसमें कम से कम 1% जो है वो चाहे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को दें या स्पोर्ट्स को दें, तो मिनिमम जो है इनमें से 1% होना चाहिए। बाकी जो 4% है वो हम दोनों में किसी को भी दे सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं, इसलिए स्पोर्ट्स को हर कॉलेज प्रेफर करता है कि स्पोर्ट्स के बच्चे उनके पास आएँ। अगर मैं खालसा कॉलेज की बात करूं तो हमारे पास इतना अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास स्पोर्ट्स कैटेगरी में बच्चे आएँ, वो कॉलेज में खेलें भी, और ताकि जो कॉलेज की मैनेजमेंट या कॉलेज का जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ साथ जो भी हम सुविधा दें, चाहे वो फ़ी कंसेशन की बात है, उनकी डाइट की बात है, उनके रहने की बात है, उनकी स्पोर्ट्स किट की बात है, उनकी ग्राउंड्स की बात है, उनके जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन कराने की बात है। सो ये सब चीज़ें हम प्रॉपर्ली जो हैं एक बार चार्ट के मुताबिक हम इनको बच्चों को अटेंड करते हैं। बार चार्ट का ये मतलब मेरा कहने का है कि हम एक टाइम लाइन बनाते हैं कि कौन कौन सी गेम कब कब होनी है और बच्चे की तैयारी किस तरीके से होनी है, उनकी किट किस तरीके से बननी है, उनमें कोई और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है तो उनको भी पूरा किया जाए। ECS से जुड़ा हुआ सर कुछ और सवाल भी हैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है कि वो बहुत अच्छे डिबेटर रहे हैं, बहुत अच्छे जो है वो थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, तो इन सबको सर्टिफिकेट और ट्रायल दोनों देना होगा सर? बिल्कुल जी, इनको सर्टिफिकेट्स और ट्रायल दोनों देने पड़ेंगे, क्योंकि जो डिबेट की है वो कोई हमारी इंटरनेशनल की कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है अभी तक। जैसे स्पोर्ट्स में हम ये कहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या हमारी ओलंपिक गेम्स या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो होती हैं, इस किस्म का यहाँ वो अभी प्रावधान नहीं है। इसलिए जो भी हमारे टीचर्स जो असेस करते हैं इनकी अचीवमेंट्स को, जो हमारे जजेस होते हैं, उनको इस चीज़ को करने में काफ़ी टाइम लगता है। और मैं सभी को ये अपील करूँगा बच्चों को कि उन सर्टिफिकेट्स को जब आप अपलोड करते हो तो बहुत ही ध्यान से अपनी प्रेफरेंस वाइज जो है उन सर्टिफिकेट्स को अपलोड करो, ताकि जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो आपकी सबसे पहले आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू जी मुनमुन जी, थैंक यू वेरी मच।